बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड के सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन एसएससी के स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोगों के एक या दो पेपर्स हो भी चुके हैं और नेक्स्ट पेपर आपका एसएससी वन का फिजिक्स का पेपर है। और जैसे मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि फिजिक्स के पेपर में आपको कुछ हेल्पिंग मटेरियल्स और वीडियो की सूरत में या मेरा जो इरादा था वो तो ये था कि एक लाइव स्ट्रीम करूं और उसमें कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस भी कर लूं, एक्सप्लेन भी कुछ चीज़ें कर लूं। और मैंने उसके लिए एक पोल रखा था, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने चूंकि ये कहा कि वीडियो होनी चाहिए, तो आई विल गो विथ यू पीपल्स चॉइस और वीडियो ही बना रहा हूँ। पर ये एक नहीं है, एक से ज़्यादा वीडियोज़ होंगी इंशाल्लाह और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट फॉर्मली करने से पहले एक बात क्लियर कर लूँ कि चूंकि ये एक वन शॉट वीडियो है और एक या एक से ज़्यादा वन शॉट वीडियोज़ होंगी, तो ये एक लॉन्ग वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ अगर आप इसको पेशेंटली देख सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर यू थिंक लॉन्गर वीडियोस देखने से आपकी जो प्रिपरेशन टाइम है उस पर फ़र्क पड़ता है और यू कांट सिट एंड वॉच लॉन्ग वीडियोस, तो आप बेशक स्किप कर दें वीडियो को, या इसके जो पॉइंट्स आपको जो चैप्टर्स जिनमें आपको प्रॉब्लम है उन टॉपिक्स की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और वीडियो में आगे क्या होगा, मैं कुछ चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले मैंने बताए हैं एक वीडियो में, लेकिन वो सिर्फ टॉपिक्स बताए हैं। अब उनको कुछ थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा और टॉपिक्स कैसे, वो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ इक्वेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन, लेकिन कुछ और इक्वेशंस भी है, वो डिराइव कैसे करते हैं वो बताऊंगा। और फिर एमसीक्यूज, एमसीक्यू पेपर जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। तो एमसीक्यूज एक्सरसाइज के एटलीस्ट हम ऑप्शंस तो पता ही होते हैं आपको, कीज आपको मिल जाती हैं, लेकिन कैसे सॉल्व करने हैं ये भी साथ साथ आपको बताऊंगा। तो ये कुछ इस वीडियो में होगा और मैं देखूंगा वीडियो की लेंथ अगर ज़्यादा हुई तो मतलब इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दूंगा। तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू वर्क। सबसे पहले चैप्टर नंबर वन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनकी एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो इसके नाम में ही देखिए दो हिस्से हैं, एक है फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज में आपने दो किस्म की क्वांटिटीज पढ़ी थी, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये दो किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। और अगर आपको याद हो तो लास्ट जो आपका पेपर आया था एसएससी वन का फर्स्ट एनुअल का, उसमें बेस क्वांटिटीज के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर बेस क्वांटिटीज। और उसके बाद बेस यूनिट्स हैं और फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स हैं। लेकिन इस बार मेरे ख्याल में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर है वो है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन उसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो एक थ्योरेटिकल टाइप ऑफ टॉपिक है। अच्छा, दूसरा हिस्सा है इसका मेजरमेंट्स का। तो मेजरमेंट में इन्हीं बेस क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जैसे मीटर रूल है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, मेजरिंग सिलेंडर, इनके बारे में क्वेश्चन। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, वहां से क्वेश्चन आता है। अब जल्दी से हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स जो आप प्रीफिक्सेस यूज करते हैं और उन प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए आप अपनी मेजरमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्सेस। इसके अक्सर क्वेश्चंस जो है वो बी सेक्शन में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो बहुत आसान सा ये मेथड है, एक दो एग्जांपल्स इसकी मैं बताता हूँ आपको। तो अगर आपको नियरेस्ट स्टार जो हमारे सन के अलावा है उसका डिस्टेंस मालूम हो 4.132 टाइम्स 10 to the power 16 मीटर्स, और आपको ये कहा जाए कि एक सूटेबल प्रीफिक्स यहाँ पर यूज करके इस डिस्टेंस को एक्सप्रेस करें, तो या तो आपको ऐसा बड़ा नंबर गिवन होगा जिसकी 10 की पावर्स पॉजिटिव में होंगी, या ऐसा छोटा नंबर होगा जिसकी 10 की पावर्स नेगेटिव में होंगी, या डेसिमल्स की सूरत में वो नंबर गिवन होगा। तो दोनों सूरतों में आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं वो याद रखने हैं। अब वो कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं जो आपको याद रखने हैं? किलो, सेंटी, मिली, ये याद ही होते हैं आपको। लेकिन आपकी बुक में भी एक टेबल बना हुआ है जिसमें कुछ प्रीफिक्सेस, बड़े प्रीफिक्सेस हैं जो ऑब्जेक्टिव में भी अक्सर पूछे जाते हैं। उनमें मेगा,
गीगा, टेरा, पेटा एंड एक्सा। ये इंपॉर्टेंट है। मेगा होता है 10 टू द पावर 6, गीगा होता है 10 टू द पावर 9, यानी 3 10 की पावर 3 का डिफरेंस आ रहा है। 9 के बाद 12 होता है, 10 पावर 12, फिर 10 पावर 15 होता है और फिर 10 पावर 18 होता है। ये याद कर लें, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा एंड मेगा। ठीक है। अब यहाँ इसके करीब तरीन देखें कौन सा प्रीफिक्स है जिसके 10 के पावर के करीब तरीन। तो अब 10 पावर 15 इसके करीब तरीन है, तो इस 10 पावर 16 को आपने किसी तरह 10 पावर 15 करना है। तो कैसे कर सकते हैं, इसमें से एक 10 की पावर कम कर दें। अब 10 की पावर कम कैसे कर सकते हैं, इस जो नंबर है 4.132 इसमें कोई तब्दीली कर लें। अब इसमें तब्दीली करने के लिए डेसिमल को आपको या तो राइट पे शिफ्ट करना पड़ेगा या लेफ्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर तो आप डेसिमल को शिफ्ट करते हैं टू द राइट, तो याद रखना है 10 की पावर हो जाती है माइनस, जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे। और अगर आप डेसिमल को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट, तो 10 की पावर हो जाती है पॉजिटिव। तो अभी हमने यहाँ 10 की पावर एक कम करनी है, माइनस करनी है, तो इस डेसिमल को एक डिजिट राइट पे शिफ्ट करते हैं। तो एक डिजिट राइट पे शिफ्ट करने का मतलब है -1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 41.32 और 10 की पावर हो जाएगी -1। वो -1 और ये 16 ऐड हो जाएंगे दोनों, तो आपके पास 10 पावर 15 बच जाएगी। तो 41.32 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 15 मीटर्स। अब आपने 10 टू द पावर 15 को उसके लेटर से, पेटा का लेटर होता है कैपिटल पी, रिप्लेस कर देना है। तो 10 पावर 15 को जस्ट पी से रिप्लेस कर दें, तो 41.32 पेटा मीटर। तो आपने उसको, जो बहुत बड़ा एक नंबर था, उसको एक प्रीफिक्स से रिप्लेस कर दिया है। अब इसी तरह एक छोटा कोई नंबर देखते हैं, उसको देखते हैं कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं प्रीफिक्सेस में। अब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आइटम है जैसे 0 पॉइंट और ये 9 जीरोज हैं और फिर 5 मीटर है। तो इस नंबर को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ज़रा 10 की पावर्स माइनस में आएंगी, क्योंकि अगेन डेसिमल हम शिफ्ट करेंगे राइट पर। ठीक है। अब डेसिमल को कितने डिजिट्स हम राइट पर शिफ्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमने कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है। तो जो प्रीफिक्स 10 की पावर माइनस के लिए होते हैं, वो इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस कौन कौन से होते हैं, तो वो भी याद कर लें। वो होते हैं जी नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। ये प्रीफिक्सेस हैं। नैनो 10 पावर -9 से याद कर लें। इसके बाद बस 3 पावर आगे इंक्रीज करते हैं, 10 पावर -12, 10 पावर -15 और फिर 10 पावर -18 हो जाएगा। अब यहाँ चूंकि 9 जीरोज हैं और एक 5 भी है, तो टोटल 10 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो सकता है। तो हम नैनो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है हम इसको पीको में क्यों ना कन्वर्ट करें। तो पीको में कन्वर्जन के लिए ये डेसिमल मूव करना चाहिए 12 डिजिट्स। तो 10 डिजिट्स तो ये मौजूद हैं, दो और जीरो आगे हम पुट कर देंगे। तो 5 के आगे दो और जीरोज पुट करके, यहाँ दो और जीरोज पुट करके और डेसिमल को मूव कर दें 500 के बाद, तो ये बन जाएगा 500 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -12 मीटर। तो 10 पावर -12 होता है पीको, तो इसकी जगह पे पीको लिख दें, तो आप लिखते हैं 500 पीको मीटर। नैनो करेंगे तो 0.05, लेकिन वो बेहतर नहीं रहेगा, ये बेहतर रहेगा। तो ये प्रीफिक्सेस के क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो इस पहले चैप्टर में से आते हैं। और लास्ट आपका जो फर्स्ट एनुअल का पेपर था उसमें भी आया, तो फर्स्ट एनुअल के पेपर का सोल्यूशन मैं अलग से एक वीडियो बना के वो करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इनके लीस्ट काउंट क्या होते हैं और इनके जीरो एरर्स क्या होते हैं। तो वेरी क्विकली सिर्फ जीरो एरर आपको बता देता हूँ, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन आप बुक में से खुद याद भी कर लेंगे। तो ये एक वर्नियर कैलिपर है आपके सामने, इस पे दो स्केल्स होती हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। तो अगर ये दोनों जीरोज वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का एक लाइन में हो तो जीरो एरर नहीं होता। और जीरो एरर कब होता है, देखें, अगर ये दोनों जीरोज मैच नहीं करेंगे तो ज़रा जीरो एरर होगा, जैसे अभी सिचुएशन में जीरो एरर है। तो आप इस जीरो एरर को डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, अभी वर्नियर स्केल ये नीचे वाली है, इसका जीरो देखें वो मेन स्केल के राइट पर है। व्हेन द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ द मेन स्केल जीरो, देन देयर इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। और कितना पॉजिटिव जीरो एरर होगा, देखिए जीरोस मैच नहीं कर रहे, तो यहां से देखिए कि कौन सी लाइन मैच कर रही है। तो देखिए फर्स्ट भी नहीं कर रही, लाइन नंबर 2 वर्नियर की लाइन नंबर 2 मेन स्केल के साथ मैच कर रही है, तो इसमें एरर है 2। इस 2 को क्या करें, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें, 0.01 से मल्टीप्लाई कर दें, तो पॉजिटिव 0.02 एरर होगा आपके इंस्ट्रूमेंट में। और नेगेटिव जीरो एरर कैसे हो सकता है, अगर ये दोनों जीरोस मैच अगेन ना करें और ये जीरो वर्नियर स्केल का अब मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट पर हो जाए, तो नेगेटिव जीरो एरर होगा।
लेकिन नेगेटिव जीरो एरर अगर फाइंड करने के लिए आ जाए तो याद रखना, अब यहाँ पर जो लाइन मैच कर रही है वो लाइन नंबर 8 है, लेकिन एरर 8 नहीं लिख देना। नेगेटिव जीरो एरर में 10 में से वो लाइन नंबर माइनस कर देंगे, तो 10 में से 8 माइनस करें तो क्या आएगा 2। यहाँ नेगेटिव 0.02 का एरर होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर्स दोनों वर्नियर कैलिपर के आपने देख लिए। अब जल्दी से स्क्रू गेज के भी देख लेते हैं दोनों एरर्स। अब ये आपके सामने एक स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज पे एक हॉरिजॉन्टल ये नीचे लाइन लगी हुई है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इंडेक्स लाइन बोलते हैं। तो अगर आप दोनों ये जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल और ये इंडेक्स लाइन ये दोनों मैच कर जाएं, अगर ये दोनों मैच करें जॉज को क्लोज करने की सूरत में, तो एरर नहीं होता। लेकिन अगेन एरर होता है तो कैसे होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे लाए करे इंडेक्स लाइन से, जैसे आपको अभी डायग्राम में नजर आ रहा है, तो एरर पॉजिटिव होगा अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से नीचे लाए करें। अब इंडेक्स लाइन के साथ सर्कुलर स्केल की लाइन नंबर 4 मैच कर रही है, तो इसका मतलब है एरर 4 होगा। इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और एरर निकल आएगा। और अगर जीरो ऊपर चला जाए, सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर चला जाए इंडेक्स लाइन से, तो नेगेटिव जीरो एरर होगा। अब जीरो से नीचे तक कितनी लाइंस बनती हैं? जैसे लाइन नंबर तो अभी 42 मैच कर रही है, लेकिन एरर 42 नहीं लिख देना आपने। आपने इंडेक्स लाइन और जीरो के दरमियान में कितनी लाइनें हैं ये लाइनें लिखनी है। तो ये 8 लाइंस हैं, तो इसमें नेगेटिव 8 डिविजन्स का एरर होगा। इसको भी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रीडिंग कैसे लेते हैं? एक दफ़ा लास्ट आई थिंक 2023 के पेपर में एक लॉन्ग में क्वेश्चन आ गया था, हाउ डू यू टेक रीडिंग्स विद अ वर्नियर कैलिपर या विद अ स्क्रू गेज। तो वो एक पूरा लॉन्ग में क्वेश्चन था जिसमें सारा कुछ वो लिखना था। तो वो अगर किसी ने देखना ही है तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, हाउ टू टेक रीडिंग्स फ्रॉम वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, वहाँ देख सकते हैं। तो अभी इसको इधर ही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, लेकिन जो रूल्स हैं इसमें वो इंपॉर्टेंट है। तो रूल्स में भी सिर्फ जीरो वाले रूल्स हैं जिनमें कंफ्यूजन होती है। 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर होगा सिग्निफिकेंट होगा, चाहे वो डेसिमल से पहले हो, बाद में हो, एंड में हो, कहीं पे भी हो, उनका प्रॉब्लम ही नहीं है। जीरोस कब सिग्निफिकेंट होते हैं, कब नहीं होते? अगर दो डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान जीरो आया, ये सिग्निफिकेंट है। जैसे 707 202 दरमियान में आएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। और डेसिमल से पहले वाला जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। 0.79 कभी ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। अच्छा, अब अगर 2900 ऐसे कोई डिजिट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा गया इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो याद रखिए अगर डेसिमल पुट नहीं किया गया 2900 के बाद, तो ये दोनों जीरोज इनसिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इस मेजरमेंट में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको हम 10 की पावर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 2.9 और साथ लिखेंगे 10 टू पावर ऑफ 3। डेसिमल यहाँ पर अब हम ले हैं 2 के बाद। तो ये जो दो हैं 10 की पावर के अलावा ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो भी दो हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे मेजरमेंट लिख के देता है 2.900 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 3, अब ये 2 भी सिग्निफिकेंट है, ये 9 भी, और ये दोनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट हैं। अगर ये मेजरमेंट ऐसे लिखी हुई आ जाती है 10 की पावर्स में, तो डेसिमल के बाद वाले भी जीरोस जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई डिजिट है जो कोई नंबर है जो 1 से छोटा है, जैसे 0.00714, तो डेसिमल के बाद जो जीरोस हैं इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जस्ट 3। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर अगर ऐसे लिखा हो 7.007, अब देखें, अब यहाँ पे आपने डेसिमल के फौरन बाद दो जीरोस दे के इनको इनसिग्निफिकेंट नहीं मान लेना। ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दोनों जीरो इन दोनों के दरमियान में है, तो रूल नंबर 1 याद रखें। तो अब इसमें ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, यानी यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो जीरो अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आया तो सिग्निफिकेंट होगा, हमेशा होगा। ठीक है। अगर जीरो स्पेसिंग के लिए, जैसे ये वाला जीरो है, ये दोनों जीरोस हैं स्पेसिंग वाले, ये स्पेसिंग वाले सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जीरोस एट द एंड ऑफ अ मेजरमेंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर वो 10 पावर्स में आपको नंबर दिया गया फिर वो सिग्निफिकेंट होंगे। 10 की पावर के अलावा जो कुछ भी है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपने ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं।
तो चैप्टर नंबर 1 में इसके अलावा एक्सरसाइज से 1-2 क्वेश्चंस हैं, वो बाद में मैं एक्सरसाइजेस के अलग से करवा दूँगा। तो चैप्टर नंबर 1 में यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब जल्दी से चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2, 3, 4, 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है काइनेमैटिक्स, और काइनेमैटिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट रेफरेंस टू फोर्स, और डायनामिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं विद रेफरेंस टू फोर्स, यानी वहाँ पे फोर्स भी साथ इन्वॉल्व हो जाती है। तो काइनेमैटिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन और उनकी एग्जांपल्स ये आप बुक में आसानी से याद कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ये टाइप्स हैं और एक-एक एग्जांपल साथ आपने उसकी कर लेनी है। तो इस पे ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएँगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, अक्सर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है कि आप स्केलर और वेक्टर में डिफरेंशिएट करें। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो आपने ऐसे कॉलम्स बनाने और सबसे पहली चीज़ लिखनी है डेफिनिशन स्केलर्स की। ऑल दोज़ क्वांटिटीज़ व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली देयर मैग्नीट्यूड, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ में आप बताएँगे कि मैग्नीट्यूड के साथ-साथ डायरेक्शन का भी होना लाज़मी है। उसके बाद स्केलर क्वांटिटीज़ की एक आध एग्ज़ाम्पल दे देंगे। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा दे दें, बल्कि स्पीड और डिस्टेंस, प्रेशर, ये एग्ज़ाम्पल्स हैं। और यहाँ पे आप वेलोसिटी की एग्ज़ाम्पल दे दें, एक्सेलरेशन की, फ़ोर्स की एग्ज़ाम्पल दे दें। ठीक है? और स्केलर क्वांटिटीज़ को हम तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि इनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजुअल मेथड्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इनके लिए स्पेशल मेथड्स होते हैं जिनको हेड टू टेल रूल कहते हैं। तो हेड टू टेल रूल या पैरेललोग्राम लॉ के बगैर ऐड या सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स को नहीं कर सकते। तो ये 3 डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनके दरमियान भी डिफरेंस सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसी तरह कॉलम 2 बनाएँ, एक जगह पे स्पीड लिखें, एक जगह पे वेलोसिटी लिखें, और सबसे पहली उनकी डेफिनेशन दोनों की लिखें। डिफाइन कैसे करेंगे आप स्पीड को और वेलोसिटी को? स्पीड है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सम यूनिट टाइम, और वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका डिफरेंस है वो है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी ये स्केलर है, सिर्फ स्केलर नहीं लिखना, पूरी बात लिखनी है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड में फिर आप लिख दें कि एक कार ट्रैवल कर रही है एक रोड के ऊपर, तो उसकी जो स्पीडोमीटर जो रीडिंग बताता है वो उसकी स्पीड है। और वेक्टर में आप बता सकते हैं कार ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ये विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जांपल, तो ये उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। उसके बाद इनसे रिलेटेड, स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड परहैप्स जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इनके ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ्स से ही आप इक्वेशंस ऑफ मोशन भी ज़रा आगे डिराइव करते हैं। तो ग्राफ्स 2 किस्म के हैं आपके कोर्स में। एक है ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और दूसरा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, सॉरी, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा है स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ में क्या-क्या चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है? कि कुछ चीज़ें इनमें कॉमन है दोनों में, कि आपने एक्स एक्सिस पे कौन-सी क्वांटिटी लेनी है, दोनों में कॉमन है, और वाई एक्सिस पे कौन-सी क्वांटिटी लेनी है, दोनों में कॉमन है। तो 1-2 चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, वो आपको हमेशा जो है वो याद रखनी है, वो काम आएँगी आपको, न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी और आगे इक्वेशंस को डिफाइन करने में भी। तो टाइम आपने लेना है एक्स एक्सिस के ऊपर, और डिस्टेंस आपने लेना है वाई एक्सिस के ऊपर। तो डिस्टेंस और टाइम, पहली बात है एक्सिस पे क्या रख लिया, और स्पीड टाइम में भी ऐसे ही कर लीजिए। पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देख लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, इफ यू आर गिवन एन ए हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है? तो सबसे पहले देख लें कि ग्राफ से आप क्या चीज फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ से दो चीजें आप फाइंड कर सकते हैं, एक स्लोप या ग्रेडियंट भी इसको बोलते हैं, और दूसरा एरिया, जो ग्राफ के अंदर एरिया आएगा। ये दो बातें आप किसी भी ग्राफ में से फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम में हमारे कोर्स में है सिर्फ स्लोप। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो हमें क्या बताएगी? हमेशा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें बताएगी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो आप बात स्लोप के लिए करेंगे ना, वही स्पीड हो जाएगी।
तो देखिए स्लोप क्या चीज़ होती है? स्लोप होता है कि जो लाइन आप ग्राफ की ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन वाई एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइन है। इसको ऐसा समझें कि एक दीवार है, उस दीवार के साथ आपने एक सीढ़ी लगानी है। तो मैं एक सीढ़ी ऐसे करके लगाता हूँ, ये दीवार के साथ मैंने सीढ़ी लगा दी। एक ये है सीढ़ी लगाने का अंदाज़, और एक है एक सीढ़ी मैं ऐसे करके लगाता हूँ, ऐसे। तो दोनों में क्या फ़र्क क्या है? तो ये जो नीचे वाली ब्लैक वाली लाइन है, ये इसको बोलते हैं ये ज़्यादा फ्लैट है, ये फ्लैटर है, और ये जो ऊपर वाली है ना लाइन, इसको बोलते हैं ये ज़्यादा स्टीप है। ये फ्लैट या स्टीप कितनी-कितनी है, ये कौन बताता है? ये स्लोप हमें बताती है। कितना फ्लैट है कोई लाइन या कितना स्टीप है कोई लाइन। और स्लोप को हम फाइंड कैसे करते हैं? कितनी स्टीप है या कितनी फ्लैट है स्लोप? तो स्लोप को फाइंड करने का एक आसान सा फ़ॉर्मूला होता है। वो होता है, आप कोई से 2 पॉइंट्स चूज़ कर लें ग्राफ के ऊपर, कोई से अपनी मर्ज़ी से। ये लाइन है, मैंने इसके ऊपर ये 2 पॉइंट्स चूज़ कर लिए। इन दोनों पॉइंट्स पर वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, डिवाइड करते हैं उसको एक्स एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है उससे। तो वाई एक्सिस का जो चेंज है वो होगा y2 माइनस वाई 1, और एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट्स के दरमियान जो चेंज होगा वो होगा x2 माइनस x1। अब y2 क्या चीज़ है, y1 क्या चीज़ है, x2 क्या चीज़ है, x1 क्या चीज़ है। तो ये जो पहला पॉइंट आपने चूज़ किया ना, इसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। पहले पॉइंट के, पॉइंट का नाम a है, इसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। इस कोऑर्डिनेट x का नाम है x1 और कोऑर्डिनेट y का नाम है y1। जो दूसरा पॉइंट आपने चूज़ किया है ना, इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y कोऑर्डिनेट है y2, ठीक है? अब आप स्लोप फाइंड करें a और b के दरमियान, तो फ़ॉर्मूला देखें क्या है, y2 माइनस y1। तो y2 यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट क्या है? लेट्स से मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ 5, यहाँ पर a की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और यहाँ मैं वैल्यू लिख देता हूँ 3, ठीक है जी? तो यहाँ देखिए y2 माइनस y1, तो इस पॉइंट B पर y की वैल्यू 5 है, A पर भी y की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 5 क्या करेंगे? 0 आ जाएगा। x2 में जितना मर्ज़ी चेंज आता जाए, यानी 3 माइनस 2 आता रहे, लेकिन ऊपर वाला न्यूमरेटर हो गया 0। इसका मतलब है यहाँ पर जो स्लोप है A और B पॉइंट्स के दरमियान, वो स्लोप आ रही है 0। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है? 0। एक दफ़ा मैंने बता दिया, बाकी आगे अंडरस्टूड होगी बात। तो स्लोप 0 है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्लोप किस चीज़ को ज़ाहिर करती है? स्पीड को। तो इसका मतलब है अगर एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखेंगे, तो आप फ़ौरन ये कहेंगे कि स्पीड उस ऑब्जेक्ट की कितनी है? 0। अब एक ये इस किस्म का ग्राफ हो सकता है। दूसरे टाइप का ग्राफ क्या हो सकता है, या दूसरे टाइप की लाइन क्या हो सकती है ग्राफ की जो आप ड्रॉ कर सकते हैं? यही स्पीड टाइम ग्राफ हो, इसके ऊपर अब हॉरिजॉन्टल लाइन ना आए। अब एक ऐसी लाइन आए जो कि स्ट्रेट तो हो, लेकिन वो ऐसे हो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सीढ़ी की मिसाल दी थी। तो वो सीढ़ी के ऊपर ऐसे सीढ़ी ऐसे इंक्लाइन हो, ये स्ट्रेट लाइन, एक मिनट ज़रा मैं ड्रॉ कर लूँ। तो अगर इस तरह एक लाइन इंक्लाइन होकर आपको मिलती है, अब उसकी स्लोप 0 नहीं होगी। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप हमने फाइंड नहीं करनी है। ये स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है, स्लोप को हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्लोप उसकी होगी कांस्टेंट। स्लोप यानी चेंज नहीं होगी। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ए ले लूँ, यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैं बी ले लूँ, तो ए और बी के दरमियान जितनी स्लोप होगी, आगे पॉइंट सी ले लेता हूँ, तो बी और सी के दरमियान भी उतनी ही स्लोप होगी, यानी स्लोप चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब है स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। और अभी मैंने बताया कि स्लोप स्पीड को ज़ाहिर करती है, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कांस्टेंट है। तो अगर आप एक ऐसी लाइन देखें, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस को हम एस से यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से, तो एस और टी के ग्राफ में अगर आप एक ऐसी स्ट्रेट लाइन देखें जो कि इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस हो, तो उसकी स्लोप कांस्टेंट होती है, इसका मतलब है स्पीड भी कांस्टेंट होती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसी ग्राफ पे मैं एक और लाइन ड्रॉ करूं, ये वाली पहले वाली लाइन में मिटा देता हूं, एक और लाइन में ड्रॉ करूं। अब उस लाइन को मैं स्ट्रेट बनाने के बजाय थोड़ा सा कर्व कर दूं, यानी अब जो मैं लाइन बनाऊं वो ऐसे हो कि शुरू में थोड़ा सा सीधा जाके उसके बाद ऐसे कर्व हो जाए। अब अगर इस लाइन की मैं स्लोप फाइंड करूं, तो शुरू में स्लोप होगी ज्यादा। यहाँ पे पॉइंट ए ले लूं, यहाँ पे पॉइंट बी ले लूं, तो ए और बी के दरमियान होगी स्लोप ज्यादा। और इसके बाद मैं आगे पॉइंट एक और चूज करूं, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी पॉइंट चूज करूं, वहां पे स्लोप कम हो जाएगी, तो स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। या दूसरा तरीका ये होता है, यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है, आगे मैं एक और ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा, तो अब आप इन दोनों ट्रायंगल्स में फ़र्क देख सकते हैं, बल्कि इन तीनों ट्रायंगल्स में अब आप फ़र्क देख देख सकते हैं कि अब वाई एक्सिस में कम चेंज आ रहा है और एक्स एक्सिस में ज़्यादा चेंज आ रहा है।
तो जब वाई एक्सिस में कम चेंज आए इसका मतलब है स्लोप कम हो रही है। तो ऐसी एक लाइन, ऐसी एक कर्व जो इस तरफ को बेंड करे, उसकी आप लिखेंगे कि स्लोप डिक्रीज कर रही है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। और चूंकि स्लोप डिक्रीजिंग है तो आप कहेंगे कि स्पीड भी उस ऑब्जेक्ट की डिक्रीजिंग है, यानी शुरू में स्पीड ज्यादा थी, बाद में स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। और आखिरी, अगर ये स्लोप जो है वो इस तरफ को पॉइंट कर रही हो, ऐसे दूसरी तरफ कर्व कर रही हो, अब आप अगर स्लोप फाइंड आउट भी करें तो यहां पर स्लोप इंक्रीज कर रही होगी। तो स्लोप चूंकि इंक्रीज कर रही होगी, इसलिए हम ये कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी इंक्रीज कर रही होगी, स्पीड भी इंक्रीज कर रही होगी। अच्छा, अब स्पीड टाइम ग्राफ ले लें, ये थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद अब अगला आता है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। इसी से अब मैं आगे इक्वेशन ऑफ मोशन भी करवाऊंगा, तो इसलिए ध्यान से इसको देखना है। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर हम स्पीड को वाई एक्सिस पर लेते हैं और टाइम को अगेन एक्स एक्सिस पर लेते हैं, क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो टाइम को वी ऑलवेज टेक टाइम ऑन दी एक्स एक्सिस। अच्छा, अब अगर यहाँ पर भी मैं वही ग्राफ बना दूं जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बनाए थे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्राफ बना दूं और एक स्ट्रेट लाइन जो इंक्लाइन हो उसका ग्राफ बना दूं और दो कर्व्स वाले ग्राफ बना दूं, मुझे सारा कुछ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं जो भी मैंने थोड़ी देर पहले किया। ये चार किस्म के मैं ग्राफ बना दूं, लेकिन सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड यहाँ पर लेना है, टाइम यहाँ पर लेना है, स्पीड यहाँ पर, टाइम यहाँ पर। अब स्पीड टाइम ग्राफ में आप दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। एक, आप फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप, और स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप आएगी वो बताएगी आपको एक्सेलरेशन के बारे में। और दूसरा, अब आप फाइंड आउट करेंगे एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैंने स्टार्ट में बता दिया था हॉरिजॉन्टल लाइन, उसकी स्लोप क्या होती है, जीरो। तो यहाँ स्लोप इज इक्वल टू एम, स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू जीरो। तो स्लोप जीरो हो तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो ए यानी एक्सेलरेशन के बारे में बताती है। तो आप कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जीरो है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर ऐसी लाइन हो तो अभी हमने बताया था स्लोप के बारे में कि स्लोप होती है कांस्टेंट, एम इज स्लोप, स्लोप कांस्टेंट। तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यानी वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट तो कर रहा है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और इसके बाद वही दो जो कर्व्स वाले ग्राफ थे, एक में कर्व जो है वो ऐसी थी कि स्लोप डिक्रीज हो रही थी और दूसरे में कर्व ऐसी थी कि स्लोप इंक्रीज हो रही थी। ये स्पीड टाइम ग्राफ्स है, स्पीड टाइम ग्राफ्स है। तो यहाँ पर स्लोप डिक्रीज तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे कर्व की स्लोप इंक्रीज तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और श्योर शॉर्ट इंशाल्लाह इस दफ़ा भी पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे डिराइव करते हैं, और ये आपका जो सेशन है इसमें ये आखिरी दफ़ा डिराइव हुई थी। अब जो नई बुक आई है उसमें से उन्होंने डिलीट कर दी, फर्स्ट ईयर में शिफ्ट की थी और फर्स्ट ईयर में से भी डिलीट कर दी, तो अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन ख़त्म ही होगी। इक्वेशन ऑफ मोशन में जो ग्राफ होगा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में वो एक जैसा होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है, क्या लिखना है, तो उसके बारे में आपने शुरू में दो लाइन लिखनी है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड एंड देन इट एक्सेलरेट्स। एक मिनट, इसको मैं ग्राफ को ड्रॉ कर लूँ पहले। हम ऐसा एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम स्पीड को अगेन वाई एक्सिस पे रखेंगे और टाइम को अगेन हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे। तो स्पीड टाइम ग्राफ होगा ये, फिर से स्पीड इधर और टाइम इधर। अब यहाँ पे हमने ग्राफ जो है वो स्टार्ट कहाँ से करना है, ज़ीरो से नहीं करना, ग्राफ हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। इसका मतलब है अगर ये पॉइंट ओ है तो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर स्पीड ज़ीरो नहीं है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सर्टेन स्पीड एंड देन इट स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट। अब उसकी एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, अब उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो स्पीड अगर उसकी इंक्रीज होती है तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर ये लाइन ऐसे स्ट्रेट हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। अच्छा, अब पॉइंट बी पर पहुंचकर, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी पर पहुंचकर यहाँ पर पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी है वी आई, पॉइंट बी पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी एफ।
तो ए और बी के दरमियान उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आई, वेलोसिटी में चेंज आया, और चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपने ये लिखना है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी देन इट एक्सेलरेट्स आफ्टर सम टाइम टी इट्स वेलोसिटी चेंजेस इनटू वी एफ। ये स्टार्ट में लिख देना है। अब आगे प्रूफ क्या करना है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ये भी हमने पढ़ भी लिया था थोड़ी देर पहले। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। या यहाँ पर स्लोप कैसे निकलेगी, स्लोप यहाँ पर निकलेगी, देखिए चेंज कैसे निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉप कर दूँ, ऐसे स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉप कर दूँ, तो मैंने बेसिकली क्या निकालना है, मैंने जो तब्दीली जो चेंज निकालना है वो है वेलोसिटी का बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। स्लोप वो कैसे आएगा, वाई एक्सिस में कितनी तब्दीली आई है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में कितनी तब्दीली आई है। तो वाई एक्सिस में ये चेंज आया है, बी से सी के दरमियान ये वाई एक्सिस का चेंज है। तो चेंज इन वाई एक्सिस डेल्टा वी ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस जो कि है डेल्टा टी, ये मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो वाई एक्सिस में जो चेंज है वो है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे जो चेंज है उसको मैं ओ डी का नाम दे दूँ तो वो टाइम के बराबर है। तो ये टी दूसरी साइड पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए इंटू टी। अब ये वी आई उधर भेज दें तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होगी। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यही डायग्राम एज इट इज़ मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ और फिर उससे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आगे डिराइव करते हैं। अब सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में याद रखना हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होता है, वो ग्राफ में जो एरिया है अंडर द कर्व, अगर हम वो एरिया किसी तरह फाइंड आउट कर लें तो वो डिस्टेंस होता है। तो आपने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया। अब कौन सा एरिया, देखें ये ग्राफ की कर्व है ए बी के अंदर अंदर ये सारा का सारा एरिया आएगा, ये सारा का सारा एरिया ए बी के नीचे ही, ए बी के अंडर ही लाई करता है। तो ये सारा का सारा एरिया हमने फाइंड आउट करना है। अब ये एरिया कैसे फाइंड आउट हो सकता है, अभी तरीका बताते हैं। दो इक्वेशन ऑफ मोशन है सेकंड और थर्ड, दोनों में ज़रा डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट होता है। पहले लिखें एरिया, उसका नाम लिखें ओ ए बी डी, ओ से ए से बी और बी से डी, ये सारा एरिया ओ ए बी डी अंडर कर्व, अंडर द लाइन कर्व, कुछ भी ख्याल है उसके अंडर ये सारा एरिया। अब इस एरिया को इक्वेशन नंबर 2 जब आप डिराइव कर रहे होंगे, ये जो ए से सी तक मैंने लाइन लगाई है, इस लाइन ने क्या किया है, इस लाइन ने दो हिस्सों में इस डायग्राम को, इस एरिया को डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, एक हिस्सा है ऊपर एक ट्राइंगल और दूसरा हिस्सा नीचे रेक्टेंगल। तो आप कहेंगे एरिया ऑफ, अब रेक्टेंगल का बेशक सिंबल बना दें, रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल का नाम लिखें ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब वो ट्राइंगल कौन सी है, ए बी सी। इन दोनों का एरिया अगर मैं फाइंड कर लूँ और ऐड कर दूँ तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। अब जो रेक्टेंगल का एरिया है उसका आसान सा फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो आपने लेंथ उसकी देख ली ओ डी, विड्थ उसकी देख ली ओ ए, तो आप ओ ए इंटू ओ डी, ये रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, ओ ए इंटू ओ डी या ए सी कुछ भी कह लें। ये आ गया रेक्टेंगल का एरिया, और इसमें आपने ऐड कर देना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया होता है वन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ द ट्राइंगल, वन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है इस ट्राइंगल की ए सी और हाइट है इस ट्राइंगल की बी सी। अब ये जो सिंबल्स थे इनको रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए हमने स्टार्ट में ये बताया था कि ओ से लेकर ए तक ये है इनिशियल वेलोसिटी, तो जहाँ ओ ए लिखा हुआ है उसी जगह पे मैं लिख दूंगा इनिशियल वेलोसिटी। ओ डी, ओ से लेकर डी तक ये टाइम है, यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम गुजरा था उस ऑब्जेक्ट का, तो वी आई इंटू टी हो गया। आगे देखें वन हाफ टाइम्स ए सी को गौर से देखें, जो ए सी डिस्टेंस है वो ओ डी के बराबर ही है और ओ डी जो है वो टाइम को जाहिर कर रहा है, तो वन हाफ इंटू टाइम। और बी सी क्या चीज़ है, बी सी है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, बी से सी तक वेलोसिटी में तब्दीली आई थी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में याद रहे हमने लिखा था वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। तो वी एफ माइनस वी आई ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये चेंज इन वेलोसिटी। जो दूसरी साइड है ए टी वो भी चेंज इन वेलोसिटी, दोनों साइडें ज़रा बराबर जो है।
तो आप चाहे तो वी एफ माइनस वी आई लिखें, चाहे तो आप ए टी लिखें। तो याद रहे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप बी सी की जगह पे लिखेंगे ए टी, जहाँ बी सी है उसकी जगह पे लिख देंगे ए टी, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बी सी की जगह पे आपने लिखना है वी एफ माइनस वी आई, बस ये फ़र्क है। तो अब यहाँ पे टी और ए टी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो टी और ए टी मल्टीप्लाई हो जाए तो आपकी ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाती है, 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। तो पहले वही आप स्टार्ट में लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी पर एक्सेलरेट करता है। अब डिस्टेंस के लिए अगेन डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय एरिया। अब एरिया का नाम उसी तरह ओ ए बी डी अंडर ग्राफ। अब मैंने पिछली इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में आपको बताया था कि आपने इस पूरे एरिया को जो ए बी कर्व के अंदर है दो हिस्सों में डिवाइड किया था। अब ये लाइन मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए, अब ये पूरी एक जो फिगर है ये एक ट्रेपीजियम कहलाती है। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि दो साइड्स में वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, अनइक्वल लेंथ की होती हैं लेकिन ये पैरेलल होती हैं, और फिर इन दोनों साइड्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन जो है वो इस तरह है और दूसरी लाइन जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है इन दोनों के, ये। तो अब फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम के एरिया का, ये जो पैरेलल साइड्स है ना, इसको साइड ए कहते हैं, इसको साइड बी कहते हैं, इनका सम करते हैं आप। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी यहाँ पे अगर मैंने को ए और बी कहा है तो ए प्लस बी सम करके सम को 2 से डिवाइड करें, और जो परपेंडिकुलर लाइन है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है इसको एज कहते हैं, तो इसको एज के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे ट्रेपीजियम का। तो देखिए एरिया ओ ए बी डी अंडर ग्राफ, तो वो ओ ए बी डी अब आप कहेंगे कि वो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम का नाम लिखते हैं ओ ए बी डी। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लिख दें, तो अभी मैंने आपको बताया जो फॉर्मूला वो है एस इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, इसको हाइट बोलते हैं। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो दोनों पैरेलल साइड्स के यहाँ पे डायग्राम में जो नाम है, एक है ओ ए प्लस दूसरी है बी डी, तो ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय उनको ज्वाइन करने वाली साइड हाइट है ओ डी, ये एस के इक्वल है। अब यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप हमने ये करना है कि दोनों साइड्स ऑफ इस इक्वेशन की दोनों साइड्स है, इन लेफ्ट हैंड साइड पे एस है और दूसरी साइड पे ये सब कुछ है, इसको आपने एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना है। एक्सेलरेशन अगर आपको याद हो, एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, तो एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। यानी चेंज इन वेलोसिटी है बी से सी तक, इस रीजन में चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, यानी सी पे इनिशियल वेलोसिटी है और बी पे जाके फाइनल हो जाती है, तो चेंज आता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी से सी के दरमियान वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। तो उस चेंज इन वेलोसिटी को अगर मैं डिवाइड कर दूं टाइम के साथ, और टाइम है एक्स एक्सिस पे ये ओ डी वाला डिस्टेंस, तो बी सी ओवर ओ डी ये असल में एक्सेलरेशन ही है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय दिस बी सी ओवर ओ डी, ठीक है जी। अब बी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई करें जरा, बी सी ओवर ओ डी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड को, और दूसरी साइड पे ओ ए प्लस बी डी ओवर 2 इंटू ओ डी, इस पूरी साइड को भी मल्टीप्लाई करते हैं बी सी ओवर ओ डी से। अब ऐसा करने से देखिए क्या हो रहा है, ओ डी और ओ डी सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। अब बी सी ओवर ओ डी मैंने अभी आपको बताया ये असल में एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो लेफ्ट साइड पे बी सी ओवर ओ डी की जगह पे आप ए लिखते हैं, एक्सेलरेशन लिखते हैं, और साथ एस है तो ए एस आ गया। अब यहाँ पे देखें ओ ए ये है इनिशियल वेलोसिटी, डायग्राम पे ओ ए इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो ओ ए की जगह पे हम लिख देंगे इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई लिख देंगे। और बी डी क्या चीज़ है, अब वापस उस डायग्राम पे जाएं, देखिए बी से डी ये है फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये है फाइनल वेलोसिटी, तो बी सी ओवर ओ डी इज फाइनल वेलोसिटी, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे वी एफ, तो वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 ये आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय बी सी। अब बी सी क्या चीज़ है देखें, चेंज इन वेलोसिटी, तो भी मैंने पिछली इक्वेशन में आपको बताया था कि चेंज होता है वी एफ माइनस वी आई, लेकिन वो इक्वल टू किसके होता है, ए टी के। तो अभी पिछली इक्वेशन में हमने वी एफ माइनस वी आई लिखने के बजाय ए टी लिखा था, अब हम बी सी को ए टी नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे इसको लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई।
तो जहां पर BC लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करके हम VF माइनस VI लिखेंगे। अब देखें ये ऊपर वाले न्यूमरेटर दोनों ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, VI प्लस VF और VF माइनस VI है, इसको भी मैं VF प्लस VI ही समझ लूंगा। तो VF प्लस VI, क्योंकि प्लस में आप चेंज करते पोजीशन तो कुछ भी नहीं होता, VF प्लस VI को मल्टीप्लाई करूं अगर VF माइनस VI से, तो ये A प्लस बी टू A माइनस बी आइडेंटिटी बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, तो वो होता है A² माइनस B²। लिहाजा वो हो जाएगा VF² माइनस VI² ओवर 2, और यहाँ पे आ जाएगा AS, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स AS इक्वल्स टू VF² माइनस VI²। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये डेरिवेशन मैंने इनकी बता दी आपको, और मोस्ट प्रोबेबली इस दफ़ा मेरे ख्याल में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का ये डेरिवेशन आपके पेपर में भी आएगी। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो MCQs हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने अलग से जो वीडियो बनाई है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, उसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के सॉल्व भी करवा दिए हैं, तो वो आप अलग से वीडियो देख लें, दोबारा यहाँ पर डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं आगे। इस चैप्टर में एक और टॉपिक है, वो है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पढ़ा ही होता है आपने। एक दो चीज़ें इसमें डिटेल से बता दूं कि जब एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको आप किसी हाइट से फॉल करवाते हैं ज़मीन की तरफ, ये ग्राउंड है, तो अगर आप किसी चीज़ को जस्ट छोड़ देते हैं, फेंकना भी नहीं, छोड़ देते हैं, तो उसको नीचे की तरफ खींचने वाली जो फोर्स है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, और असल में यही उस ऑब्जेक्ट का वेट भी होता है। इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, स्टार्ट में तो 0 आपके हाथ में, फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेट करता है नीचे। अब इसकी वेलोसिटी यदि तब्दील होती है, हर पॉइंट पे, हर हर सेकंड पे तब्दील हो रही है, ये जो वेलोसिटी में चेंज है, तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम करें तो एक्सेलरेशन आएगी, तो इसकी फॉल करते हुए जो एक्सेलरेशन होती है, अभी याद रखें लोग इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये जी, अगर सिर्फ जी लिखा हुआ है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और अगर ये एफ के साथ जी लिखा हुआ है तो वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स और एक्सेलरेशन दो डिफरेंट चीजें हैं। तो इससे आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, तो आपने वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए की जगह जी कर देना है, जी टी हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन है एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आपने एस को हाइट से, यानी ये जमीन से कितनी हाइट पर है बॉल, तो एच एस को एच से रिप्लेस कर देना है, तो एच इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी के बजाय आपने जी टी स्क्वायर कर देना है। और थर्ड अभी हमने लिखी है टू ए एस इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो आप इसमें लिखेंगे टू जी एच इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, 9.8। तो ये जीरो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जीरो कभी भी नहीं होती, याद रखना है, ये जीरो इन्फिनिटी पर जाकर होती है। तो एक एमसीक्यू भी आया था कि इट इज जीरो नोवेयर, यानी एट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिट कोई डिस्टेंस होता नहीं, तो इन्फिनिटी पे जाकर ये जीरो हो सकती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है डायनामिक्स। तो जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, डायनामिक्स में भी हम मोशन को स्टडी करते हैं लेकिन साथ फोर्स का रेफरेंस भी देते थे, यानी फोर्स, एक्सेलरेशन और फिर मोशन से रिलेटेड मोमेंटम वगैरह और इस किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते हैं। तो डायनामिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ही आप उसकी इक्वेशन डिराइव करें, लॉ की स्टेटमेंट लिखें, तो ये रिलेटेड हैं दोनों लॉज एक दूसरे से, बल्कि तीनों ही। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ये प्राइमरी लॉज हैं, थर्ड वाला सेकेंडरी लॉ कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, जैसे एक बुक है वो टेबल के ऊपर लाई कर रही है, कोई ब्लॉक है, कोई ईंट है वो जमीन पे पड़ी हुई है, तो जब तक आप उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे, अब ये वर्ड अक्सर यूज करते हैं कि अगर कोई फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसके ऊपर जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगी वो रेस्ट पर ही रहेगा। यानी आपने इस बुक को उठाया ही नहीं, फोर्स ही नहीं लगाई, एक तो ये है, फोर्स ही जीरो है। लेकिन ऐसा है कि आप एक तरफ से फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन और दूसरी तरफ से भी 2 न्यूटन, ये फिर भी रेस्ट पर ही रहेगा।
अगर दो फोर्सेस लग रही हैं तो दोनों का सम जो है वो जीरो आएगा, तो नेट फोर्स जो है वो जीरो होगी, तब भी ये रेस्ट पर ही रहेगा। तो नेट फोर्स जीरो होगी तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा। सो इन द एब्सेंस ऑफ अ नेट फोर्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। और जो चल रही है चीज, जैसे कोई गाड़ी है चल रही है, तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो चलती ही रहेगी। सो एन ऑब्जेक्ट मूविंग विल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो असल जो पॉइंट है इस पूरे लॉ में वो क्या है कि जब नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा, the object will be at rest, या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तब्दील नहीं होगी, डेल्टा वी है चेंज इन वेलोसिटी, ये जीरो होगी और एक्सेलरेशन जीरो होगी। ये तीन बातें हमेशा कनेक्टेड होती हैं। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो तो इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर रहने वाली नेट फोर्स जो है वो जीरो है। तो इसमें कोई भी एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड आगे देखें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट लॉ में हमने ये कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगती तो वो रेस्ट पर रहता है। अच्छा, अब हम ये कहें कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है तो फिर क्या होता है, यानी यही यही कोई फुटबॉल है, कोई बुक है, कोई ब्लॉक है, वो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। अब आप क्या करते हैं, अब आप एक तरफ से उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, सिर्फ एक तरफ से फोर्स लगाते हैं, 5 न्यूटन 10 न्यूटन कुछ भी एक फोर्स लगा देते हैं आप। अब ये एक अकेली फोर्स ये अनबैलेंस्ड है, कोई और दूसरी फोर्स इसको अपोज नहीं कर रही। इस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ये अगर इनिशियली रेस्ट पर है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, जब ये अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी अब वो रेस्ट पर नहीं रहेगा, वो मूव करेगा। जाहिर है मूव करने का मतलब है उसकी वेलोसिटी फाइनल जीरो नहीं होगी, कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज ओवर टाइम फ्रॉम एक्सेलरेशन ही तो कहते हैं। तो इसका मतलब है अगर कोई नेट फोर्स लगेगी तो पहली बात ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। So when a net force acts on a body, an object, an acceleration is produced. अब उस acceleration के बारे में देखें। Acceleration A is directed, पहली बात है directed किस तरफ, towards the net force, towards the net force। जिस तरफ नेट फोर्स लग रही है ना उसी तरफ उस ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेट करना है। अगर राइट की तरफ लग रही है तो एक्सेलरेशन राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ लग रही है तो लेफ्ट की तरफ। और क्वांटिटेटिवली ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ना ये प्रोपोर्शनल होती है उस नेट फोर्स के, यानी अगर नेट फोर्स ज्यादा कर देंगे, मैं 5 न्यूटन की जगह 10 न्यूटन कर दूं तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा हो जाएगी, और अगर नेट फोर्स कम हो जाए तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाती है। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, एक प्रोपोर्शनैलिटी ये है। और दूसरी प्रोपोर्शनैलिटी है एक्सेलरेशन का ताल्लुक मैस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये वर्ड्स में आप इसी तरह लिखेंगे, वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे इन दोनों स्टेटमेंट्स को। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जितना कोई ऑब्जेक्ट हैवी होगा उतनी उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। यानी अगर आपके पास एक कार है और एक ट्रक है, या एक कार है एक साइकिल है, चलें ट्रक को तो हम धक्का नहीं लगा सकते, साइकिल है और कार है, दोनों के ऊपर एक जैसी फोर्स लगाएं, याद रखें। तो साइकिल तेजी से मूव करेगी, उसकी वेलोसिटी तेजी से तब्दील होगी, क्यों कि उसका मास कम है। अब ये दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को हम कंबाइन करते हैं, ये होगा एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम जब भी रिमूव करते हैं तो हम इक्वालिटी की तरफ जाते हैं। तो ये पहली बात है, एम को दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये बन जाएगा एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करें तो इक्वालिटी का साइन आता है, साथ कांस्टेंट आता है। तो ये हो गया एफ इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स एम ए, और इस कांस्टेंट को हम 1 ले सकते हैं अगर एफ 1 न्यूटन हो, एम 1 kg हो और एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो ये एफ इक्वल्स टू एम ए की डेरिवेशन है। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बात, फोर्स का यूनिट निकलता है। इस फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट इसका वैसे न्यूटन हम कहते हैं, वो न्यूटन को ऑनर करने के लिए उसके लॉस की वजह से। लेकिन राइट साइड पे जो दो क्वांटिटीज हैं, अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला देखें। उसके फॉर्मूले में जिस क्वांटिटी का यूनिट निकाला है उसकी राइट साइड पे देखें क्या लिखा हुआ है। तो राइट साइड पे इसकी मास लिखा हुआ है, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, साथ मल्टीप्लाई हो रही है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन असल में इक्वल टू होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके अक्सर न्यूमेरिकल्स या शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने कैलकुलेट करनी होती है एक्सेलरेशन, लेकिन वहां आप गलती क्या करते हैं ये बता देता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, अगेन इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, ये फोर्स है 5 न्यूटन। इस फोर्स की वजह से
आप ये कहते हैं कि आप इसको मूव करवाना चाहते हैं, लेकिन एक अपोजिंग फोर्स इसके ऊपर लग रही है 2 न्यूटन। इसका मास है लेट्स से 10 केजी। तो आपसे पूछा जाता है इसकी एक्सेलरेशन, तो आप लिखते हैं F इक्वल्स टू एम ए और A इज इक्वल टू एफ ओवर एम। अब यहाँ पे F आप पुट कर देते हैं 5 और उसको डिवाइड कर देते हैं 10 केजी से, एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। याद रखना यहाँ जो फोर्स है ना वो है नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। वो रिजल्टेंट वो नेट फोर्स कैसे आती है, जो दो फोर्सेस लग रही हैं उनको प्लस करके, अगर एक डायरेक्शन में, और अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस तो उनको माइनस करके। तो नेट फोर्स जो लग रही है ना, 5 में से 2 को माइनस करें तो 3 न्यूटन लग रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स। ये 3 न्यूटन की वजह से एक्सेलरेट करेगा। 5 तो लग रही है इस पे, लेकिन 2 अपोज भी तो कर रही है। तो यहाँ पे आपने नेट फोर्स लिखनी है 3 और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। उसके बाद है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगेन थर्ड लॉ कुछ तो हमें कंफ्यूजन इसकी रहती है, साल पूरा ही पढ़ने के बाद कुछ पढ़ाया भी इस तरह जाता है क्लासेस में हमारी, कि इसकी कंफ्यूजन कभी दूर नहीं होती। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है, टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ये हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी भी होती है, याद की भी होती है। अब इसका मतलब क्या है देखें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में दो बातें हैं, एक है एक्शन और दूसरा है रिएक्शन। ये दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस हैं। ये भी फोर्स है, इसको फोर्स लिखते हैं, और ये भी फोर्स है। अब वो फोर्स कहाँ पे है और वो फोर्स किस ऑब्जेक्ट पे लग रही है, ये डिटर्मिन करना जरूरी है। तो इनको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। अब कोई एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपने एक फुटबॉल है, उसको आपने अपने पाँव के जरिए किक किया है। तो आप अपने पाँव के जरिए जब इसको फुटबॉल को किक करेंगे तो क्या होगा, आप इस पे फोर्स लगाएंगे। तो आपने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई है, उस फोर्स को मैं F1 कह देता हूँ, ये आपकी फोर्स है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ F1 इज बाय मी, फोर्स बाय मी ऑन बॉल। मैंने फोर्स लगाई है किस पे, बॉल के ऊपर। अब ये बॉल वापस मेरे पाँव पे भी एक फोर्स लगाएगा, ये न्यूटन का लॉ कह रहा है। ये जो फोर्स बॉल हम मेरे पाँव पे लगाएगा, इसको मैं कहता हूँ F2। ठीक है जी, ये फोर्स है F2 और ये है बाय द बॉल ऑन मी। वो बॉल ने मेरे पे फोर्स लगाई। अब इसका मतलब है अगर आप गौर करें तो F1 और F2 जो है, ये इनके बारे में आप लिख सकते हैं ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं। पहली बात इक्वल फोर्सेस है, दूसरी बात ऑपोजिट फोर्सेस है, तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम याद नहीं रखते, वो ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे, ऑन बॉल ऑन मी, दे आर ऑलवेज एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। अब पॉइंट ये है, जब दो फोर्सेस दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लग रही हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती कभी भी। अगर ये ऊपर वाली एग्जांपल देखें, अभी मैंने ये कहा था यहाँ पर ये एक ब्लॉक है, आप उस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाते हैं, 5 न्यूटन एक तरफ लगाते हैं, 3 न्यूटन एक तरफ लगाते हैं, 2 न्यूटन एक तरफ लगाते हैं, उसी ब्लॉक पे दोनों लग रही है ना, ब्लॉक के ऊपर ही 5 न्यूटन राइट की तरफ, 2 न्यूटन लेफ्ट की तरफ। तो इसलिए ये दोनों फोर्सेज, इनका सम 3 न्यूटन मैंने लिखा था, एक ब्लॉक पे ही दोनों फोर्सेज लग रही थी। लेकिन अगर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लगे तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल नहीं होते। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं होते। तो अक्सर आपको शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, you are exerting a force on the ground and the ground is exerting a force on you, both are equal and opposite, why don't they cancel, yeah, why do you keep walking? तो जवाब में आपने क्या लिखना है, एक्शन एंड रिएक्शन। ऐसा कोई भी सवाल आए तो आपने लिखना है एक्शन एंड रिएक्शन आर पेयर्ड फोर्सेस, वो कहते हैं पेयर्ड फोर्सेस। ठीक है, विच एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, एंड हेंस टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगने का मतलब क्या है, सो दे नेवर कैंसल, वो कैंसिल नहीं करती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी फोर्स की वजह से फुटबॉल एक्सेलरेट करेगा फॉरवर्ड, क्योंकि फुटबॉल पे एक अनबैलेंस फोर्स लग रही, और फुटबॉल की वजह से आपका पाँव एक्सेलरेट करेगा बैकवर्ड्स। अब आप कहेंगे पाँव एक्सेलरेट कैसे करेगा, तो फुटबॉल है ना, फुटबॉल थोड़ा इलास्टिक है, किसी ईंट को पाँव मार के देखें वो एक्सेलरेट कैसे करेगा बैकवर्ड्स। तो इसका मतलब है कि फोर्स बैकवर्ड्स लगती है, आप उसका इम्पैक्ट फील करते हैं ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन की वजह से। तो मैंने अक्सर देखा है इसकी की बुक्स में, कुछ की बुक्स में लिखा हुआ है कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो जब आप करते हैं तो एक्शन तो आपका ज़्यादा होता है, रिएक्शन कम होता है।
इस वजह से आप आगे चलते हैं। अजीब सी स्टेटमेंट, तो आप न्यूटन के थर्ड लॉ को वायलेट कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट इसकी याद रखिएगा। अच्छा जी, बहरहाल नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आगे है, बहुत बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर अक्सर पेपर में सवाल आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। बहुत आसान सा है, मास एंड वेट के न्यूमेरिकल्स, मास एंड वेट का ये डिफरेंस। तो डिफरेंस में आपने सबसे पहले उनको डिफाइन कर देना है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। वेट इज अ, इसको आसान सी डेफिनेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी जो भी हम पे लग रही है, जितनी हम पे ग्रेविटी लग रही है वो वेट है। यानी मेरे पे जितनी ग्रेविटी अर्थ लगा रही है ना, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ। फोर्स वो डिफरेंट चीज़ है, एक्सेलरेशन डिफरेंट चीज़ है। तो पहले डिफाइन करेंगे। दूसरी बात, मास हमेशा सेम रहता है, ये जो है वो हाइट के साथ साथ चेंज होता रहता है, और इसका यूनिट किलोग्राम है, इसका यूनिट न्यूटन है। ये स्प्रिंग फिजिकल बैलेंस से मेजर होता है और ये स्प्रिंग बैलेंस से मेजर होता है। तो ये इनके डिफरेंसेस हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद है एक लॉन्ग में क्वेश्चन, आई थिंक पिछले पेपर में आया था। ये दो बॉडीज़ हैं, वो कनेक्टेड हैं एक स्ट्रिंग के ज़रिए और वो पास हो रही हैं एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से। तो उनकी टेंशन और एक्सेलरेशन का जो केस है वो ये है। तो एक पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग आपने बांध के, तो दो ऑब्जेक्ट्स उसके साथ आपने बांध दिए हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट या मैस है। तो आपकी बुक में है M1 किसको कहा है, उसी हिसाब से करवाता हूँ। तो बुक में चूंकि इसको M1 कहा हुआ है इधर वाले को, तो इसको मैं M1 ही कह देता हूँ। इसको ऑब्जेक्ट बॉडी ए कह देते हैं चले, और इसको बॉडी बी कह देते हैं। वैसे मेरे ख्याल में तो डायग्राम वहाँ पर भी वो गलत उन्होंने बनाई हुई है। गलत इस सेंस में कि जो भारी होती है चीज़ वो नीचे जाती है, या जो हल्की वाली है वो नीचे जाती है। तो उन्होंने ये वाली जो M1 वाली है इसको भारी बनाया हुआ और इसको ऊपर रखा हुआ है। चले पर ये है M2, इसको ऑब्जेक्ट को बी कह देते हैं। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है आपने ऐसे कि आपने फोर्सेस एक्टिंग ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स उस पे गौर करना है। तो आपने यहाँ लिखना है फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ए। पहले ए के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं वो लिख ले पहले। तो एक इसका वेट, अभी मैंने बताया वेट वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो लग रही है। तो पहली चीज़ है उसका वेट। तो चूंकि ये M1 है तो इसको मैं वेट को लिखता हूँ W1, और W1 को मैं लिखता हूँ M1G। दूसरा, इसकी अंदर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन उसको टी टी कह देते हैं क्योंकि टेंशन ये दोनों बराबर ही हैं टेंशन। अच्छा, अब जब दो फोर्सेज लग रही हो एक ही ऑब्जेक्ट पे, देखें एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेज हैं तो उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनकी वजह से ये ऑब्जेक्ट करेगा एक्सेलरेट, ठीक है। नेट फोर्स हो जाएगी ना, एक बड़ी एक छोटी हो जाए तो आप माइनस करके दोनों को नेट फोर्स निकालते हैं, और नेट फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है। अब चूंकि ये भारी ऑब्जेक्ट है, इसने नीचे जाना है, तो इसका मतलब वेट बड़ा है और टेंशन छोटी है, तो आपने वेट में से टेंशन को माइनस कर देना है। यहाँ पे ऊपर हेडिंग पे लिखते हैं नेट फोर्स। नेट कैसे निकालते हैं? नेट निकालते हैं बड़ी में से छोटी को माइनस करके, तो वेट में से टेंशन को माइनस करें। और नेट फोर्स न्यूटन का सेकंड लॉ में हमने पढ़ा है किसके इक्वल होती है, एम ए की। ये जो नेट फोर्स है W माइनस टी, ये इक्वल टू एम ए ही होगा ना। तो इसको M1A के इक्वल पुट कर दिया मैंने, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब इसको इधर ही छोड़ दें, आप नीचे लिखें जी फोर्सेस ऑन, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट बी। अब बी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, कोई डिफरेंट नहीं, वही दो फोर्सेस लग रही है। एक उसका वेट, यानी पहली चीज है वेट, उसको W2 कह देते हैं, और वो mg के इक्वल होता है, लेकिन साथ 2 लिख देंगे क्योंकि दूसरा मैस है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें भी टेंशन ही है, तो टेंशन किसके इक्वल है, टी के इक्वल है वो भी। अब चूंकि ये M1 भारी है तो ये नीचे आ रहा है, तो M2 ऊपर की तरफ जाएगा। M2 ने ऊपर जाना है, एक नीचे आएगा दूसरा ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मतलब क्या है, ऊपर जाने का मतलब ये है कि ऊपर लगने वाली फोर्स यानी टेंशन ये बड़ी है, और नीचे जाने वाली फोर्स यानी वेट W2 ये छोटा है, ठीक है। इस केस में पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर W1 बड़ा था और T छोटा था। अब यहाँ पे W2 छोटा रह गया और टेंशन उसके मुकाबले में जरा ज्यादा होगी। तो आपने क्या करना है, उसी तरह नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। नेट फोर्स कैसे निकालनी है, बड़े में से छोटे को माइनस करके। अब बड़ा हो गया टेंशन और छोटा हो गया वेट, तो टेंशन में से वेट को आपने कर देना है माइनस, ठीक है जी। तो T माइनस W2 तो इक्वल्स टू हो जाएगा M2A, और नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए होती है इस वजह से। अब W2, W इज इक्वल टू एम जी, इसको भी लिख देते हैं। तो W की जगह पे mg लिख दिया और साथ 2 छोटा सा लिख दिया, इक्वल्स टू M2A। अब ये M2G दूसरी साइड पे मूव करते हैं, तो T इक्वल्स टू हो जाएगा
2a प्लस m2g। ये जो t की वैल्यू आपने इधर निकाली है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 थी और ये 3 हो गई। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये टेंशन की जो वैल्यू है, इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इसको आप करेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे वापस आए, वो थी W1 माइनस टी इक्वल्स टू M1A। नीचे दोबारा लिख दो, W1 माइनस टी, W1 माइनस टी इक्वल्स M1A। इसमें जहाँ टी लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पे आप ये लिख दें M2A प्लस M2G। और यहाँ W1 की जगह भी मैं M1G लिख देता हूँ। जहाँ पे टेंशन T लिखा हुआ है, उसकी जगह पे क्या लिखूंगा, M2A प्लस M2G और इक्वल टू हो जाएगा M1A। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन, माइनस का जब भी साइन होगा तो आपने अंदर साइन को चेंज करना है। ये साइन मैंने चेंज कर दिया, ठीक है जी, ये हो गया। अब M1G माइनस M2G माइनस M2A, तो जो A वाली टर्म्स है उनको एक साइड पे कर देते हैं, तो माइनस M2A को मैं दूसरी साइड पे भेज देता हूँ, माइनस M2A है इस वजह से। तो ये हो जाएगा जी M1G माइनस M2G, ये एक साइड पे रह गए, और M1A और ये वाला इधर से उठा के मैं इधर ले आऊंगा, तो ये बन जाएगा प्लस M2A। अब राइट साइड पे मैं एक्सेलरेशन कॉमन ले लेता हूँ, ये बन जाएगा M1 प्लस M2। यहाँ पे G कॉमन ले लेता हूँ और ये बन जाएगा M1 माइनस M। अब मैंने चूंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये पूरा का पूरा इधर से उठा के डिवाइड कर दूंगा दूसरी साइड पे, तो M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है जी। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यूज करते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हैं टेंशन की वैल्यू। वो कैसे, आपने इधर एक इक्वेशन बनाई, इक्वेशन नंबर 3, उसमें लिखा हुआ है T इक्वल्स टू M2A प्लस M2G। वहां उस इक्वेशन में A की जगह पे आप पुट कर दें उसकी ये वाली वैल्यू। तो अगर वो वैल्यू मैं पुट कर दूं, अब मैं इधर लिख दूंगा कि पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, T इक्वल्स टू M2A प्लस M2G। M2A प्लस M2G पहले लिख लेता हूँ, T इक्वल्स टू M2A प्लस M2G। यहाँ से आगे स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है पेपर में। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट जो टेंशन का आंसर है ना वो लिख दें, वो है 2M1 M2G ओवर M1 प्लस M2। लेकिन जल्दी से करके बता देता हूँ, M2 और एक्सेलरेशन की जगह पे आप पुट करेंगे G इंटू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 और प्लस M2 इंटू जी। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम M1 प्लस M2 एलसीएम कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया M1 प्लस M2, इसका ऊपर न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, M1 इंटू M2G, तो ये होगा जी M1 M2G माइनस M2 इंटू M2 हो जाएगा जी M2 स्क्वायर जी, प्लस यहाँ पे क्या होगा M2G पहले से लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर इसके नीचे 1 है, तो ये M1 प्लस M2 उधर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऐसे। अब क्या होगा जी, अब ओपन करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा जी M1 M2G माइनस M2 स्क्वायर G प्लस M1 M2G मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, और प्लस M2 स्क्वायर G। M2 स्क्वायर G प्लस माइनस होने की वजह से कट गया, तो जो बाकी बचा है उसको इकट्ठा करके आपकी इक्वेशन बन जाएगी टेंशन की। तो M1 M2 प्लस M1 M2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स M1 M2 G ओवर M1 प्लस M2, ये टेंशन की इक्वेशन बन गई। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है, ये फॉर्मूला जस्ट एज इट इज याद रखें, पेपर में फॉर्मूलाज आएंगे वैसे आपको, तो वहाँ पे आप पुट करके वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम का। मोमेंटम और उससे रिलेटेड दो टॉपिक्स हैं। मोमेंटम होता है पी से डिनोट करते हैं, मैस इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। मोमेंटम से रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोमेंटम एंड फोर्स। तो जल्दी से उसकी डेरिवेशन बता देता हूँ कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला है एफ नेट इक्वल्स टू एम टाइम्स ए, ठीक है जी। अब एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो यहाँ एक्सेलरेशन की जगह पे इस इक्वेशन नंबर 1 में आप ये सारा कुछ पुट कर दें, तो ये बन जाएगा एफ नेट यानी नेट फोर्स इक्वल्स टू एम टाइम्स, अंदर ये सारा कुछ क्या है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब ये जो एम है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अब एम इंटू वी ये भी हमने पढ़ा मोमेंटम होता है, तो एम वी एफ क्या चीज़ है,
फाइनल मोमेंटम। तो पी फाइनल हो जाएगा माइनस पी इनिशियल हो जाएगा ओवर टी। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो इसका मतलब है जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल है, नेट फोर्स इक्वल है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी ओवर टी, और डेल्टा पी ओवर टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। व्हेन नेट फोर्स एक्शन ऑन बॉडी इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इससे आगे है इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ अ नेट फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल नेट फोर्स, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। यानी अगर एक स्नूकर का टेबल है फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर क्या होता है, स्नूकर के टेबल पे एक वाइट बॉल होती है और बाकी डिफरेंट कलर की दूसरी बॉल्स होती हैं। तो ये जो वाइट बॉल होती है इसको आपने स्ट्राइक करना होता है एक स्टिक के जरिए। तो स्टिक के जरिए स्ट्राइक करने से पहले इस पूरे के पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। जब इस बॉल को आप स्टिक के जरिए स्ट्राइक करेंगे अब यहाँ पर बॉल मोमेंटम गेन करेगी, लेकिन मोमेंटम पूरे टेबल का पूरे सिस्टम का फिर भी जीरो ही होना चाहिए। तो जो बॉल में चेंज आएगा मोमेंटम का उसको ऑफसेट करेगा ये इन बॉल्स का मोमेंटम जब ये जाके इसको स्ट्राइक करेगी। या मोर कॉमन इसकी एग्जांपल या इसके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो बुलेट और गन वाली एग्जांपल से आते हैं या रॉकेट की एग्जांपल से आते हैं। तो देखें जब आप एक गन को यूज करते हैं टू फायर अ बुलेट, तो फायर करने से पहले मोमेंटम कितना था, इनिशियल जीरो। उसके बाद आप फायर कर देते हैं, बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट फॉरवर्ड मूव करती है। तो बुलेट जब फॉरवर्ड मूव करती है तो बुलेट का मोमेंटम आ जाता है, इसका मतलब है उसके पास वेलोसिटी आ जाती है। अब बुलेट का मोमेंटम है राइट साइड पे, तो इनिशियल अगर जीरो है तो फाइनल को भी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो फाइनल को जीरो करने के लिए क्या होता है, जितने मोमेंटम से बुलेट राइट की तरफ जाती है ना उतने ही मोमेंटम से ये गन जो है वो लेफ्ट की तरफ जाती है। तो मोमेंटम ऑफ द बुलेट शुड बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द गन, लेकिन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद का मोमेंटम। ठीक है जी। तो फायरिंग से पहले तो था जीरो, तो फायरिंग के बाद क्या हुआ, मोमेंटम ऑफ द बुलेट और साथ था मोमेंटम ऑफ द गन। तो मोमेंटम ऑफ द बुलेट क्या आएगा, मैस ऑफ द बुलेट टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। और गन का क्या होगा, वो होगा मैस ऑफ द गन टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द गन। तो ये इक्वल टू दोनों जीरो हैं, तो किसी एक को दूसरी साइड पे भेज दें तो देखें मैस ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी है तो आपने ये बताना है कि जैसे रॉकेट की एग्जांपल है, तो रॉकेट में कैसे रॉकेट फॉरवर्ड प्रोपेल करता है कि गैसेस कम आउट ऑफ द रॉकेट एट हाई वेलोसिटी। तो गैसेस अगर हाई वेलोसिटी से बाहर आती हैं तो उनके पास हाई मोमेंटम होता है। उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड्स डायरेक्शन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे फ्रिक्शन का टॉपिक है, लेकिन इसमें ज़्यादातर थियोरेटिकल काम है। तो आई थिंक ये आप याद कर ही लेंगे कि फ्रिक्शन की टाइप्स हैं दो, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन है, और फिर मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग से, इसका शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो ये याद करने वाली चीज़ें। तो आई डोंट थिंक इनको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये याद रखिएगा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक में, तो पहली बात उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे देखें चेंज हो रही है, वेलोसिटी का वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में। तो उस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचने वाली जो फोर्स होती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है ना, इसी फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है। जैसे ये फोर्स लगना खत्म हो जाए तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव कर निकल जाएगा, सर्कुलर ट्रैक से बाहर निकल जाएगा। जैसे ये एक अर्थ के गिर्द एक सैटेलाइट है ना, ये सर्कुलर ट्रैक में ऑर्बिट में मूव कर रही है। तो अगर अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटी वाली फोर्स लगानी छोड़ दे, सेंट्रीपिटल फोर्स छोड़ दे लगाना, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में ये सैटेलाइट स्पेस के अंदर चली जाएगी। यानी ये अर्थ को ऑर्बिट करना जो है वो बंद कर देगी। आप एक पत्थर को बांध के स्ट्रिंग के साथ घुमाना शुरू करें तो आपका हाथ उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता है जो उसको सेंटर की तरफ पुल कर रही होती है। वो फोर्स इसको मूव करवाती है सर्कुलर ट्रैक में।
अगर आप हाथ से फोर्स लगाना छोड़ दें तो वो 90 डिग्रीज पर, ये उसमें आया था एमसीक्यू में भी कि किस एंगल के ऊपर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी, तो दोनों 90 डिग्री पर होते हैं। तो अगर आप फोर्स लगाना छोड़ दें, सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पे सर्कुलर ट्रैक से बाहर निकल जाता है। ये बैंकिंग ऑफ द रोड वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है कि रोड की बैंकिंग का मकसद क्या होता है कि जब आप सर्कुलर ट्रैक में हैं तो अगर फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है तो आप बेंड कर देंगे, रोड के साथ साथ आपकी गाड़ी, आपका बाइक जो है वो मूव कर लेगा। लेकिन अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है रोड के ऊपर, बारिश की वजह से, फिसलन की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, तो वही फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं होगी, तो आप स्किड कर सकते हैं, रोड से गिर सकते हैं। तो एक हिस्सा ऊंचा रखा जाता है रोड का इसीलिए, ताकि आप फॉल स्किड ना करें रोड से। उसके बाद सेंट्रीफ्यूजन, हर वो मशीन जिसमें भारी और हल्की चीज़ों को अलग किया जाता है। जैसे ये एक मशीन है, हाई स्पीड रोटेशन से इस मशीन में सेंट्रीफ्यूज के अंदर भारी और हल्की चीज़ों को अलग किया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन है या ड्रायर है, वॉशिंग मशीन जो ड्रायर है जो कपड़ों को सुखाता है, उसमें क्या होता है, वॉशिंग मशीन ड्रायर के अंदर आप कपड़ों को तेज़ी से घुमाते हैं, तो कपड़ों के अंदर कपड़े होते हैं और साथ पानी होता है, तो पानी का मैस ज़्यादा होता है, ठीक है? तो वो 90 डिग्री पर बाहर निकल जाता है और कपड़े अंदर मशीन के अंदर ही रह जाते हैं। ये हो गया चैप्टर नंबर 3 भी। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बाद में वीडियो बनाऊँगा, अभी नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसमें 2-3 टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लाज़मी आपने करने हैं। पहले है एडिशन ऑफ वेक्टर्स या एडिशन ऑफ फोर्सेस। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का ही चलें उसको नाम देते हैं, क्योंकि फोर्स के अलावा भी तो वेक्टर्स होते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और फिर टॉर्क का टॉपिक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखें, आप एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स, एक से ज़्यादा फोर्सेस लगा रहे हैं, यानी ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगाता हूँ, ऐसे इस डायरेक्शन में लगा देता हूँ। इस फोर्स का मुझे ये एंगल पता है, ये कितना है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये इतने एंगल के ऊपर ये मैंने फोर्स लगाई है, एंगल भी मुझे पता लग गया जी ये थीटा है। और इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में, सॉरी इसका वेक्टर दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ कि डिफरेंट डायरेक्शन में अगर एक फोर्स लगे तो, जस्ट 1 सेकंड, मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। if there are two forces acting in different directions and they are acting at different angles, तो ये एक पहली फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल, अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो इसके साथ ये एंगल बना रही है थीटा। एक और फोर्स है, इसको चले डिफरेंट कलर से भी कर लेते हैं, ये एक डिफरेंट एंगल के ऊपर लग रही है, इट इज़ एक्टिंग एट अ डिफरेंट एंगल, ये एंगल है ये दूसरा। अब उसी एक ब्लॉक के ऊपर लगने वाली ये दो फोर्सेस हैं, इन दोनों को हमने क्या करना है, एक ही ब्लॉक के ऊपर लग रही है तो ऐड करना है हमने। तो ये ऐड होंगी किस तरह, तो पहली फोर्स का नाम है F1 और दूसरी फोर्स का नाम है F2। तो इनको ऐड करने के लिए जो रूल होता है उसको बोलते हैं टिप टू टेल या हेड टू टेल रूल बोलते हैं। तो वो क्या होता है रूल, सबसे पहले आपने ये जो फोर्स है इसका वेक्टर अलग से ड्रॉ करना है। अगर ये फोर्स है लेट से 5 न्यूटन और दूसरी है लेट से 6 न्यूटन, तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करने के लिए तो आपको न्यूटन नहीं चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए। तो आप एक स्केल सेलेक्ट करते हैं, आप कहते हैं 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 5 न्यूटन का मतलब 5 सेंटीमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाते हैं इस एंगल के ऊपर, जो एंगल आपको गिवन है, लेट्स से ये एंगल मुझे गिवन है 30 डिग्रीज, तो मैं 30 डिग्री पे एक लाइन लगाता हूँ 30 डिग्रीज पे, ये मैंने एक लाइन लगा दी 30 डिग्रीज पे। और इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड है, यानी इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, वो मुझे स्केल मेरी बता रही है कि वो 5 सेंटीमीटर होगी। तो मैंने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दी गिवन एंगल के ऊपर। इस वेक्टर का नाम मैंने रख दिया OA। अब याद रखिए जो दूसरा वेक्टर है F2 जिसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर, वो अपने पहले वेक्टर के हेड से स्टार्ट करना है, यहाँ से इसके हेड से। तो दूसरा वेक्टर इसके हेड से होगा, उसका एंगल यही एंगल जितना है ना इतने ही एंगल पर। तो यहाँ पे आपने एंगल, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर ये एंगल नाप लेना है और इस एंगल के ऊपर ये वाला वेक्टर ड्रॉ करना है। तो उस एंगल के ऊपर ये दूसरा वाला वेक्टर ड्रॉ किया, ये आई डोंट नो जिगजैग क्यों बन रहा है, ये वेक्टर ड्रॉ किया और इसकी लेंथ आपने लिखी अब 6 सेंटीमीटर।
ये होगी 6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करने से भी एक वेक्टर ही आएगा। वो जो नया वेक्टर आएगा इन दोनों को ऐड करने से, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब वो रिजल्टेंट वेक्टर पहले की टेल से शुरू होता है। वो वेक्टर पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और जो दूसरा वेक्टर है या जो आखिरी वेक्टर है उसके हेड तक जाएगा। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। मेरे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो नहीं रही, पता नहीं क्या बात है। तो यहाँ से आपने एक, हाँ ये होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ। यानी ये लाइन होगी यहाँ से, इसको थोड़ा सा मैं घुमा दूँ, यहाँ से यहाँ होगी ऐसे। चले मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, सॉरी ये कुछ आज मेरा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है। चले यहाँ से एक वेक्टर होगा स्ट्रेट लाइन, यहाँ से यहाँ इस तरफ। ये जो वेक्टर अभी मैंने ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो कोई से भी नंबर ऑफ वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं इस हेड टू टेल मेथड से। रूल याद रखना है कि पहला वेक्टर उसके हेड से दूसरा वेक्टर और फिर रिजल्टेंट पहले की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड पर। ये होता है हेड टू टेल रूल। उसके बाद अगर एक ही फोर्स लग रही थी, एक से ज़्यादा फोर्सेस नहीं लग रही थी, एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लग रही थी, जैसे अगेन ये एक ब्लॉक है, इसको मैं रस्सी बांधकर खींचना चाहता हूँ, तो मैं इसको खींचता हूँ, ऐसे एक फोर्स लगाता हूँ। ये मैंने फोर्स ना हॉरिजॉन्टल लगाई है ना वर्टिकल लगाई है, ये दरमियान में है बिल्कुल। अब इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है। अब ये ब्लॉक मूव तो करेगा लेकिन ये फोर्स कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, कम्प्लीटली वर्टिकल भी नहीं है, ये दरमियान में। तो इस फोर्स, ये जो फोर्स F है, इस फोर्स के दो हिस्से हैं, दो कंपोनेंट्स हैं। अब इस फोर्स के वो जो दो कंपोनेंट्स हैं, इस फोर्स को उन दो कंपोनेंट्स की सूरत में लिखने का जो मेथड है उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये रेजोल्यूशन हो रही है फोर्स की, तो ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होगी। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कैसे होगी? देखें, ये जो फोर्स लग रही है F, इसके दो कंपोनेंट्स मैं कैसे निकालूंगा? इसके हेड से इस वेक्टर का नाम रख देते हैं, इसको चले दोबारा ड्रॉ करते हूँ, इस वेक्टर का नाम रख देते हैं, ये ऐसे ही, ये वेक्टर मैंने यहाँ पे नया ड्रॉ कर दिया और इस वेक्टर को मैं OA का नाम दे देता हूँ। इस वेक्टर का नाम मैं रख देता हूँ OA वेक्टर, OA। इसके हेड से ना मैं नीचे एक लाइन ड्रॉप करूँगा, बिल्कुल सीधी नीचे लाइन ड्रॉप करूँगा यहाँ से इधर, और फिर यहाँ से एक लाइन इस तरफ को ड्रॉप करूँगा, इसको ज्वाइन करने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए। अब ये जो ओरिजिनल फोर्स F है जिसको हम OA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स, दो हिस्से बन गए। एक हिस्सा x एक्सिस की तरफ है, इसको मैं FX कह देता हूँ, और दूसरा हिस्सा y एक्सिस की तरफ है AB, इसलिए मैं इसको FY कह देता हूँ। तो F के दो हिस्से FX और FY हो गए। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपने क्या क्या करना है? सबसे पहले आपने ये FX और FY को डिटर्मिन करना है। तो वो कैसे करना है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है इन ट्राइंगल OAB, इसके ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा अप्लाई कर सकते हैं। तो कोसाइन थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस पे है क्वांटिटी OB और हाइपोटेन्यूज पे है OA, तो OB ओवर OA ये कोसाइन थीटा के इक्वल होता है। अब OB को मैंने FX का नाम दे दिया इस वेक्टर को, तो इसलिए OB की जगह पे मैं FX लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा FX ओवर OA वाले वेक्टर को मैंने F का नाम दे दिया, तो ये FX ओवर F कोसाइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और इधर से अगर मैं FX की वैल्यू निकालना चाहूँ तो FX, F को मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे कर दें तो F टाइम्स कोसाइन थीटा आ जाएगा। तो FX, F फोर्स जितनी भी है उसको कोसाइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। कोसाइन थीटा चूँकि 1 से कम ही होता है, पॉइंट्स में होता है, तो इसलिए FX जो है वो F से कम आएगा। उसके बाद साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पे है AB, हाइपोटेन्यूज है OA, तो AB ओवर OA अगर मैं लूँ इसी राइट एंगल ट्रायंगल में AB ओवर OA, तो वो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। AB वेक्टर को मैंने FY का नाम दे दिया था, तो AB की जगह पे मैं FY लिख दूंगा और OA की जगह पे F, और ये इक्वल टू होगा साइन थीटा के। यहाँ से भी मैं F को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो FY हो जाएगा F साइन थीटा। तो एक ये फाइंड आउट करना है, दूसरा ये आपने लिखना है यानी। अच्छा, अब कुछ न्यूमेरिकल्स में भी ऐसे है, और ऐसा हो सकता है कि आपको FX और FY दोनों गिवन हो, यानी कंपोनेंट्स गिवन हो, और ये फोर्स कितनी है ये आपसे पूछा जाए कितनी। तो अगर आपको दोनों कंपोनेंट्स गिवन हो
और फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो हेडिंग बेशक दे दें कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आपने वो जो राइट एंगल ट्राइंगल है OAB, उसके ऊपर आपने लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज पे कौन सी क्वांटिटी थी? F, तो F का स्क्वायर इक्वल टू होगा बेस स्क्वायर, बेस पे कौन सी क्वांटिटी थी? Fx, तो Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। अब दोनों साइडों पे हम रूट ले लेंगे, दोनों साइडों पे रूट लेने से F स्क्वायर के ऊपर जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, F स्क्वायर के ऊपर भी रूट ले लेंगे और इधर भी Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर के ऊपर भी रूट ले लेंगे, सॉरी। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो रूट है, चूँकि सिर्फ एक ही क्वांटिटी के ऊपर रूट है तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ भी रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं जो ऐड हो रही है जिनके ऊपर स्क्वायर है और ऊपर होल रूट है, तो ये कैंसिल स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो यहाँ पे f की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। ये तीसरी चीज़ है जो आपने फाइंड आउट करनी होगी, लिखनी होगी। फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ये एंगल, कितने एंगल के ऊपर ये फोर्स लग रही है, ये फाइंड आउट करना हो किसी न्यूमेरिकल में या इस टॉपिक में। तो यहाँ पे आप हेडिंग दे देंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए याद रखना हमेशा टेंजेंट थीटा लगाना है आपने। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर के ऊपर क्या था? Fy, और बेस के ऊपर था Fx। तो हमने चूँकि एंगल फाइंड करना है थीटा, तो थीटा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स Fy ओवर Fx। ये है चौथी चीज़ जो आपने इस टॉपिक में, कि लॉन्ग में आएगा तो ये लिखनी है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चैप्टर का नाम भी है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। और टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ, यानी फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट मूव करने के बजाय फॉरवर्ड बैकवर्ड्स रोटेट करने लग जाए, तो उस इफेक्ट को हम टॉर्क का नाम देते हैं। और टॉर्क जो है ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, फोर्स और मोमेंट आर्म, इसको R से डिनोट करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोमेंट आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी ना दो और फिजिकल क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होगी, तो अगर एक उनमें से कम हो जाए तो दूसरी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए कैसे, अगर आप एक दरवाजे को खोलना चाहते हैं तो दरवाजे को खोलने के लिए आप दरवाजे के हैंडल के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब दरवाजे का जो हैंडल है वो हमेशा आपने देखा होगा इस तरह दरवाजे के किनारे पे होता है, ऐसे यहाँ पे इसके हिंजेस या वो कब्जे होते हैं जिनके गिर्द इसने रोटेट करना होता है। तो ये बेसिकली वो पॉइंट है जिसके गिर्द रोटेट करेगा दरवाज़ा। तो आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे, इस फोर्स का इस एज से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा मोमेंट आर्म। तो चूंकि ये मोमेंट आर्म जो है ये ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। इसी तरह अगर एक स्पैनर है, उसकी लेंथ कम है और वो स्पैनर किसी नट को खोलने के काम आ रहा है, तो लेंथ कम होने का मतलब है, ये मोमेंट आर्म जो है ये कम होने का मतलब है आपको फोर्स की वैल्यू जो है वो ओपन करने के लिए फोर्स जो आप लगाएंगे वो ज़्यादा होगी। बेशक आप फोर्स इसके एंड पे भी, यहाँ पर भी लगाएं, फोर्स की वैल्यू आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन यही अगर स्पैनर जो है ये लॉन्गर लेंथ का होगा, अब आप फोर्स कम लगाएंगे क्योंकि ये मोमेंट आर्म जो है ये ज़्यादा हो गया है, तो आपको फोर्स का वेक्टर कम लगाना पड़ेगा, फोर्स की वैल्यू कम लगानी पड़ेगी। तो टॉर्क से रिलेटेड आगे इक्विलिब्रियम और फिर उसकी दो कंडीशंस हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट, दो सूरतें होती है उसकी, या वो रेस्ट पर हो या वो मूव करे विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है, यानी एक्सेलरेशन उसकी मूवमेंट के दौरान ज़ीरो हो। तो इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस होती हैं। एक फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और दूसरी सेकंड कंडीशन ज़ाहिर है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, इससे पहले भी हमने डायग्राम बनाई थी, लेकिन अब ज़्यादा फोर्सेस कर लेते हैं कि एक फोर्स यहाँ से यहाँ पे लग रही है, एक फोर्स यहाँ से यहाँ पे लग रही है, एक फोर्स यहाँ से यहाँ पे लग रही है, एक फोर्स इधर से इधर को लग रही है। तो इसके ऊपर ये 3-4 फोर्सेस लग रही हैं, इन सब का अलग अलग मैग्नीट्यूड है, लेकिन आप इन सब को प्लस करते हैं, यानी आप ऐड करते हैं F1, F2, F3, F4 को
प्लस करते हैं तो आंसर आता है 0, यानी सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस इज 0। तो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा, ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करेगा। सो फर्स्ट कंडीशन इज इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये फोर्सेस हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हों तो समेशन एफ एक्स यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगने वाली फोर्सेस का सम भी 0 होता है और वाई एक्सिस के लॉन्ग लगने वाली फोर्सेस का सम भी 0 होता है। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं, ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं, उनका सम 0 है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट फिर भी इक्विलिब्रियम में नहीं। जैसे ये एक रॉड है, इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे ऊपर से नीचे, इसको मैं एफ कह देता हूँ इस फोर्स को, ठीक है। इसी रॉड के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। अब ये दो फोर्सेस इक्वल भी हैं, ऑपोजिट भी हैं, इनका सम 0 भी है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये रेस्ट पर नहीं रहेगा, ये रोटेट करने लग जाएगा इन दोनों फोर्सेस की वजह से, क्योंकि एक नीचे की तरफ लग रही है, एक ऊपर की तरफ लग रही है, लेकिन ये अपने सेंटर वाले पॉइंट के गिर्द रोटेशन शुरू कर देगा। अब ये रोटेशन का मतलब ये है कि अब आपको फोर्सेस के अलावा भी कोई चीज़ देखनी पड़ेगी यहाँ पर इक्विलिब्रियम को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ से सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आती है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, तो सेकंड कंडीशन ये होती है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन उन फोर्सेस की वजह से वो ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, यानी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी टॉर्क प्रोड्यूस होती है। तो टॉर्क अगर एक से ज़्यादा लग रही है, ये पहली वाली फोर्स है, ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगी इस तरफ को, ये वाली फोर्स है, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगी इस तरफ को। तो टॉर्क चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो टॉर्क की डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी। तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स ऑन अ बॉडी, अगर ये 0 हो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज़ 0, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, यानी समेशन t इक्वल्स टू 0। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये मैंने दूसरी वीडियो में करवा दिए कि ऑब्जेक्ट अगर एक बैलेंस्ड हो तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करके तो हम कैसे अननोन फोर्स या डिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में 3 स्टेट्स हैं और उनका डिफरेंशिएट उनमें कैसे करते हैं वही देख लें। सबसे पहले है स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसके बाद है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और उसके बाद है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोएस्ट पोजीशन पर होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इज़ हायर, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एट द सेंटर कह लें, चेंज नहीं होता। अच्छा, अगर आप डिस्टर्ब करें किसी ऑब्जेक्ट को तो आफ्टर डिस्टर्बेंस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रेज्ड अप हो जाता है, वो ऊपर को रेज हो जाता है। जैसे एक बुक है, अगर वो एक टेबल के ऊपर लाई कर रही है तो उसके टेबल के ऊपर पड़े होने की ये 2 स्टेट्स हैं, 2 कंडीशंस हैं। ये 2 स्टेट्स में ये बुक लाई कर सकती है। एक तो इस तरह पड़ी हुई है ये बुक, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा सेंटर में इसके, और दूसरा इसका है कि ये इसी टेबल के ऊपर इस बुक को हमने इस तरह रखा है कि इसकी दूसरी साइड जो है वो नीचे की तरफ है, यानी ये वर्टिकली स्टैंड कर रही है। तो अब दोनों सूरतों में देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फ़र्क है, एक में हाई है थोड़ा दूसरे से। और जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो जो पहली कंडीशन है इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो पहली स्टेट है इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए, इसको मैं अगर डिस्टर्ब करूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा हाई हो जाएगा अपनी पोजीशन से, यानी अभी जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर नहीं रहेगा। अगर मैं इसको रोटेट करके देखूं तो ये देखें, इसमें रोटेट किया थोड़ा सा तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पहली पोजीशन से थोड़ा सा हायर हो जाएगा। और अब इम्पॉर्टेंट बात एक और भी है कि इसका जो वेट का वेक्टर है, इसके वेट का वेक्टर डाउनवर्ड्स एक वेक्टर ड्रॉ करें अगर वेट का, ये जो वेट का वेक्टर है ये देखें इसकी बेस में से पास नहीं हो रहा, ये इसकी बेस है, बेस में से पास नहीं हो रहा। इसकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगी और वो टॉर्क इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ले आएगी, ठीक है जी। और ये टॉर्क कौन सी प्रोड्यूस होगी, ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगी। जबकि ये दूसरी जो कंडीशन है इसमें अगर मैं डिस्टर्ब करूँ, अब इसको मैं डिस्टर्ब करता हूँ, तो इसको डिस्टर्ब करें तो ये देखें इसको ऐसे कर देता हूँ डिस्टर्ब। अब ऐसे डिस्टर्ब करने की सूरत में अब ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी, वेट का अगेन वेक्टर ड्रॉ करूं, अगेन वेट का वेक्टर है ये वेट का वेक्टर अब
इसको घुमाकर, इसको रोटेट करवाकर एक नई पोजीशन में ले जाएगा, यानी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे अब ये नहीं जा सकती। ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट चला जाएगा टॉर्क की वजह से। तो आफ्टर डिस्टर्बेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड, और इसमें होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ लोअर्ड, पहले से कम हो जाता है। इसमें डिस्टर्ब करें ना करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज। आप डिस्टर्ब कर भी देते, डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होता, ठीक है। इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, बुक लाइंग ऑन अ टेबल फ्लैट। इसमें पेंसिल, अगर आप बुक के बजाय एक पेंसिल को बैलेंस करने की कोशिश करें, उसकी टिप के ऊपर बैलेंस करने की कोशिश करें, एक पेंसिल ले लें और उसको उसकी टिप के ऊपर बैलेंस करने की कोशिश करें, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, उसकी स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दो बातें कर सकते हैं आप स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। नंबर 1, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो लो करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ लोअर्ड, उसको लो करते हैं। और दूसरा, उसकी जो बेस है, बेस एरिया को वाइड कर दें, बेस एरिया इज़ वाइडेंड। ये अगर दोनों या दोनों में से एक बात कर दें तो ऑब्जेक्ट स्टेबल हो जाता है। जैसे बड़ी बड़ी बसेस जो होती हैं वो स्टेबल इसलिए होती हैं कि उनका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है और उनकी बेस बहुत बड़ी होती है। रेसिंग कार्स जो होती हैं उनके टायर साइड पे होते हैं, फॉर्मूला 1 रेसिंग कार्स, और वो इसी वजह से होती हैं कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो किया जा सके और वो स्टेबल हो सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें से, इस चैप्टर में से। और फिर इसके अगेन शॉर्ट क्वेश्चन, तो न्यूमेरिकल्स में दूसरी वीडियो बना चुका हूँ, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी उसी में ही शामिल है। तो आई थिंक ये पहले 4 चैप्टर्स के लिए कुछ रिवीजन मटेरियल अभी ये काफ़ी है, आई थिंक, क्योंकि पर्सनली इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ मी ऑल्सो, कि ये इतना ज़्यादा बोलना भी पड़ता है बनाने के लिए वीडियोस। तो आई विल स्टॉप हेयर, और इससे अगले चैप्टर्स की इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आज ही वो वीडियो बाकी अपलोड कर दूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। सी यू इन द अदर वीडियो इंशाल्लाह।